खूबीन खबर सलामती बिमै सज्जाद रंगीन कुन गरत पीरे मुगन गोयत कि सालिक भी खबर ना बुवत ज़रा और रस्म मंजिल हाँ कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अपने घर वालों का नाम रोशन किया। शायद दोनों ही है, किस्मत भी है और मेहनत भी है। जो पहली प्रेफरेंस थी वो फ़ारसी डाली और फिर फ़ारसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। ऑल इंडिया रेडियो में जो एक्सपीरियंस रहा वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। अगर वो मुझे नहीं देते तो शायद मैं आज यहाँ तक आती ही नहीं। जो भी आपका सपना है आप उसको बस परस्यू करते रहिए, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आती रहेंगी। और रक्षा मंत्रालय का ऑफिस तो मैं जाकर देखूंगी कि वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है। शायद मेहनत और किस्मत। पहली रैंक है, एक ही सीट थी। पढ़ने का मन है तो पढ़िए, बहुत बहुत दिलचस्प भाषा है और मुवफ़्फ़क़ बाशीद। उरई की बेटी ने रचा इतिहास, देश में केवल एक पद और उस पर भी जालौन का कब्जा। बुंदेलखंड की वीर प्रसूता माटी, जिसने इतिहास के हर कालखंड में अपनी कोख से ऐसे अदम्य साहसी और मेधावी रत्नों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी चमक से वक्त की धारा को मोड़ा है, आज फिर एक बार गौरवान्वित है। जनपद जालौन के इतिहास में 3 मार्च 2026 की तारीख किसी सामान्य दिवस की भांति नहीं बल्कि स्वर्णाक्षरों में अंकित होने वाले एक नए अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। यह अध्याय है उरई की लाडली डॉक्टर प्रतिमा शर्मा के उस अदम्य साहस, अटूट संकल्प और असाधारण विद्वत्ता का, जिसने न केवल बुंदेलखंड का मान बढ़ाया बल्कि समूचे राष्ट्र के रक्षा गलियारों में अपनी मेधा का लोहा मनवा दिया। अक्सर कहा जाता है कि सफलता संख्या बल की मोहताज नहीं होती, लेकिन जब चुनौती देश के स्तर पर केवल एक रिक्त पद की हो और दावेदार करोड़ों, तब सफलता का पैमाना अलौकिक हो जाता है। उरई के मोहल्ला हजारीपुरा की निवासी डॉक्टर प्रतिमा शर्मा ने इसी असंभव को संभव कर दिखाया है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय HQIDS में अनुवादक, फारसी के अति प्रतिष्ठित और रणनीतिक रूप से संवेदनशील पद पर डॉक्टर प्रतिमा का चयन हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस विशिष्ट पद के लिए पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही वैकेंसी थी। करोड़ों की आबादी वाले इस विशाल देश में उस इकलौते पद पर अपनी दावेदारी को निर्विवाद रूप से पुख्ता करना डॉक्टर प्रतिमा की उस विलक्षण प्रतिभा का प्रमाण है जिसने चयनकर्ताओं को चकित कर दिया। उनकी यह जीत सिद्ध करती है कि यदि लक्ष्य अडिग हो और परिश्रम की पराकाष्ठा की जाए तो राह की बाधाएं खुद ब खुद रास्ता दे देती हैं। इस ऐतिहासिक सफलता की पटकथा 3 मार्च 2026 को उस समय मुकम्मल हुई जब रक्षा विभाग ने आधिकारिक परिणाम घोषित किया। जैसे ही ये शुभ समाचार जालौन की सरजमी पर पहुंचा, हजारीपुरा मोहल्ले सहित पूरे उरई नगर में हर्षोल्लास का ऐसा ज्वार उठा जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। डॉक्टर प्रतिमा के आवाज पर बधाई देने वालों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि पैर रखने की जगह कम पड़ गई। लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरक रहे थे और मिठाइयों से एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। शहर के हर चौक चौराहे पर बस यही चर्चा थी कि हमारी बेटी ने दिल्ली के तख्त तक अपनी मेधा का डंका बजा दिया है। यह केवल एक रोजगार की प्राप्ति नहीं थी, बल्कि एक छोटे शहर की बेटी का देश की सुरक्षा से जुड़े अति संवेदनशील और रणनीतिक विभाग में प्रवेश करना पूरे बुंदेलखंड के लिए आत्मगौरव का क्षण था। डॉक्टर प्रतिमा शर्मा की इस गौरवमयी यात्रा की नींव कड़े अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षा पर टिकी है। उनकी शैक्षिक यात्रा उरई के ही प्रतिष्ठित संस्थानों से शुरू हुई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा SS मेमोरियल स्कूल से प्राप्त की, जिसके बाद FF मेमोरियल में अपनी प्रतिभा को और अधिक निखारा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की महत्वपूर्ण शिक्षा उन्होंने एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल से पूर्ण की। बचपन से ही मेधावी प्रतिमा के सपनों का फलक बहुत विस्तृत था, इसीलिए उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए देश के सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU नई दिल्ली की ओर रुख किया। JNU के बौद्धिक और गहन शैक्षणिक वातावरण में उन्होंने न केवल स्नातक, BA और परास्नातक MA की डिग्रियां हासिल की, बल्कि फारसी भाषा पर्शियन में अपनी विशेषज्ञता को उस शिखर तक पहुंचाया जहां उन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF उत्तीर्ण की और अंततः PhD की उपाधि प्राप्त की। फारसी भाषा की व्याकरणिक बारीकियों, उसके ऐतिहासिक महत्व और आधुनिक कूटनीतिक प्रासंगिकता पर उनकी गहरी पकड़ ही वो चाबी बनी जिसने रक्षा मंत्रालय के अभेद्य द्वारों को उनके स्वागत में खोल दिया। रक्षा मंत्रालय जैसी महती जिम्मेदारी संभालने से पूर्व डॉक्टर प्रतिमा ने अपनी योग्यता का लोहा अन्य क्षेत्रों में भी मनवाया है। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी में फारसी ट्रांसलेटर कम अनाउंसर के रूप में कार्य करते हुए अपनी आवाज और भाषाई दक्षता से एक विशिष्ट पहचान बनाई थी। वो पूर्व में भी देश की आवाज बनकर विदेशों तक पहुंची थीं। अब वो अपनी इसी भाषाई विशेषज्ञता का उपयोग देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, सिग्नल इंटेलिजेंस और गोपनीय रणनीतिक विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में करेंगी, जो किसी भी राष्ट्र के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होता है। डॉक्टर प्रतिमा की ये सफलता उनके दिवंगत पिता स्वर्गीय शैलेंद्र शर्मा पुत्तन के उन सपनों की आहुति है जो उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में देखे थे। यह उनकी माता श्रीमती पूनम शर्मा के अथक संघर्षों और त्याग का मीठा फल है।
पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो प्रतिमा का सफर कांटों भरा भी रहा। पिता के साये के उठ जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा, लेकिन प्रतिमा के भाई ने किसी ढाल की तरह अपनी बहन के सपनों की रक्षा की। भाई ने घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लीं और प्रतिमा को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित किया। आज ये सफलता उसी पारिवारिक एकजुटता और त्याग का प्रतिफल है। सफलता के इस शिखर पर पहुंचने के बाद डॉक्टर प्रतिमा शर्मा ने एक विशेष बातचीत में अपने संघर्ष और अपनी जीत के मंत्र साझा किए। सवाल: देश के इकलौते पद पर आपका चयन हुआ है, इस समय आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहला तो यही कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अपने घर वालों का नाम रोशन किया, अपने शहर का नाम बहुत रोशन किया, तो इस बात की तो बहुत खुशी है। पूरे देश में सिर्फ एक पद और करोड़ों की दावेदारी, इस कठिन डगर को आपने कैसे पार किया? हम लोग ये जो पर्सन की वैकेंसीज होती है ये यूजुअली चेक करते रहते हैं सरकारी रिजल्ट पे, या ऐसे जो वेबसाइट्स होती हैं तो, या फ्रेंड्स के थ्रू भी बहुत सारी नोटिफिकेशंस आते हैं तो वो पता लगते रहते हैं। तो इस तरह से इस वैकेंसी के बारे में पता लगा, फिर इसको अप्लाई किया। तो ये जून में पोस्ट आई थी, तो तब से ये सिलसिला चल रहा है। हमने अप्लाई किया, फिर बहुत सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट भी किया गया 2-3 चरण में। फाइनली जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन लगभग ये 20-22 लोगों के आसपास लोगों ने इंटरव्यू दिया, तो उसमें से फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। अक्सर लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरियों में किस्मत का खेल होता है। करोड़ों की देश की आबादी में इकलौती सीट छीन ली आपने, यह किस्मत है या आपकी मेहनत? मतलब ये शायद दोनों ही हैं, किस्मत भी है और मेहनत भी है, क्योंकि किस्मत से ये अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार थी, ये शायद मेरी मेहनत है। आजकल की युवा अंग्रेजी और फ्रेंच के पीछे भाग रहे हैं। आपने फारसी जैसी क्लासिकल भाषा को अपना हथियार क्यों बनाया? क्या आपको शुरू से पता था कि यह भाषा आपको रक्षा मंत्रालय तक ले जाएगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता था। JNU की जब तैयारी कर रही थी तो बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस थी जिनके बारे में पढ़ाई करनी पड़ रही थी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो उस वक्त जब फ़ारसी के बारे में पढ़ रही थी, इसके लिटरेचर के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया मैंने, तो तब मुझे पता लगा कि 700-800 सालों तक ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज रही, और जो भी हम लोग डेली भाषा में जो हम लोग शब्द भी यूज़ करते हैं हिंदी में, उसमें भी कितने सारे फ़ारसी के शब्द हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया, इसीलिए मैंने अपनी पहली जो प्रेफरेंस थी वो फ़ारसी डाली, और फिर फ़ारसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ जाके जब मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से इस लैंग्वेज को पढ़ा, इसका लिटरेचर पढ़ा, तो मुझे इंटरेस्ट इतना ज़्यादा आया कि मुझे जॉब करने की इच्छा ही नहीं करी। मैं बस PhD करना चाहती थी और एकेडमिकली ग्रो करना चाहती थी इस लैंग्वेज में। एक अनुवादक का कार्य सिर्फ शब्दों को बदलना नहीं होता, भावना को भी समझना होता है। रक्षा मंत्रालय जैसे संवेदनशील विभाग में आपकी एक छोटी सी चूक देश की सुरक्षा से जुड़ी हो सकती है। इस भारी जिम्मेदारी के लिए आप खुद को मानसिक रूप से कैसे तैयार करती हैं? एक्चुअली मेरा ऑल इंडिया रेडियो में जो एक्सपीरियंस रहा वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा इस जॉब को भी आगे अच्छी तरीके से परस्यू करने के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो भी एक वन टेक मूवी है। वहाँ पे भी मेरी कम से कम 6 महीने ट्रेनिंग की गई, क्योंकि आपका एक गलत शब्द जो है उसके बहुत ज़्यादा रिपरकशंस हो सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग इस हिसाब की हुई है कि मुझे लगता है यहाँ पे मुझे उतनी दिक्कत नहीं आएगी। उरई जैसे छोटे शहर से निकलकर JNU के गलियारों तक पहुंचना और फिर रक्षा मंत्रालय की दहलीज लांघना, इस सफर में वह सबसे कठिन मोड़ कौन सा था जब आपको लगा कि यह रास्ता बहुत मुश्किल है? पढ़ाई के समय तो ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस लैंग्वेज में, और मतलब मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कुछ बहुत डिफ़िकल्ट काम कर रही हूँ। लेकिन पापा के डेथ के बाद उस वक्त थोड़ा मेरी मम्मी बहुत वल्नरेबल स्टेट में थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद कि मुझे थोड़े दिन का पॉज लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जॉब भी थी वहाँ पे। बट उस वक्त मेरे भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उसने बोला कि तुम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखो और मैं घर पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँगा, जो कि उसने कहा और किया भी। तो मुझे लगता है कि फैमिली के सपोर्ट के बिना ही तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था, शायद मैं इसीलिए यहाँ तक आ पाई हूँ। आपके पिता स्वर्गीय शैलेंद्र शर्मा जी आज आपको इस मुकाम पर देखते तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती? आप इस खुशी को उनको कैसे समर्पित करेंगे? मेरी तो शायद जो भी मेरी छोटी मोटी सक्सेस जो भी मुझे अभी तक मिली है, जो भी मैंने अचीव किया है, वो तो मैं सारा कुछ अपने पापा को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो एक यस जो पहली यस होती है, अगर वो मुझे नहीं देते तो शायद मैं आज यहाँ तक आती ही नहीं। उन लड़कियों के लिए आपका क्या संदेश है जो छोटे शहरों में सीमित संसाधनों के बीच बड़े सपने देखती हैं?
बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तब तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर फैमिली सपोर्टिव है तो यू शुड जस्ट कीप गोइंग। अपना जो भी आपका सपना है आप उसको बस परस्यू करते रहिए, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आती रहेंगी और आपको सफलता मिलती रहेगी। आकाशवाणी की आवाज़ बनने से लेकर रक्षा मंत्रालय की आंख और कान बनने तक यह बदलाव कैसा लगता है? ये बदलाव बहुत अच्छा है और मतलब अभी तक जो जब सब्जेक्ट मुझे इतना पसंद है उसके थ्रू अगर मुझे देश में कुछ भी समर्पित करने का कुछ मौका मिल रहा है, कुछ भी अपनी तरह से कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जेएनयू की लाइब्रेरी या रक्षा मंत्रालय का ऑफिस सबसे ज़्यादा रोमांचक क्या है? अभी तो जेएनयू की लाइब्रेरी ही, अब रक्षा मंत्रालय का ऑफिस तो मैं जाकर देखूंगी कि वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है। मेहनत, जिद और काबिलियत, आपकी सफलता में इन तीनों का प्रतिशत क्या है? शायद मेहनत और किस्मत। क्या कहेंगे उरई की लड़की कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए बस अपने परिवार वालों का आशीर्वाद लो और निकल जाओ। क्या रैंक है आपकी? पहली रैंक है, एक ही सीट थी। अच्छा, किस सब्जेक्ट में कैसा क्या होता है ये थोड़ा बताएं विस्तार से। इस सब्जेक्ट में फ़ारसी एक क्लासिकल लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा ये नहीं बोलूँगी कि इसकी ग्रामर बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये है कि आप को बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलेंगी हिंदी लैंग्वेज के साथ। तो अगर पढ़ने का मन है तो पढ़िए, बहुत बहुत दिलचस्प भाषा है और इतनी सारी शेर और शायरियाँ जब सब समझ में आने लगेंगी तो लैंग्वेज में अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा। इतनी ऊंचाई तक पहुँचने के लिए आप परिवार में कितना सहयोग रहा, किसको ये श्रेय दें? अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को और बस अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे जो प्रोफेसर हैं, मेरे जो गाइड हैं, मेरे जो सुपरवाइज़र है प्रोफेसर सैयद अख्तर हुसैन, अगर इस फील्ड में मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ पर्टिकुलरली फ़ारसी में, तो उनका ही सबसे बड़ा श्रेय है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होती। शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से मिली आपको? शुरुआती पढ़ाई मेरी एसएस मेमोरियल से शुरू हुई, फिर उसके बाद मैंने एफएफ मेमोरियल में पढ़ाई करी, फिर मैंने एलरिच में 9th से 12th तक पढ़ाई करी, उसके बाद फिर मैं जेएनयू गई और तब से जेएनयू में ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। विदेश ट्रिप भी गई है, क्या कैसे अनुभव रहे वहाँ? बहुत अच्छे अनुभव रहे। 2022 में मैं स्पेन गई, मैंने वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी एसोसिएशन फॉर इरानियन स्टडीज़ की, वहाँ पर मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया। 2 हफ्ते का ये मेरा एकेडमिक टूर था। उसके बाद मैं 2023 में 1 महीने के लिए ईरान गई और वो भी मेरा पार्शली एकेडमिक टूर था और पार्शली मैंने एक ईरानियन टीवी शो जीता था, उन्होंने मुझे एक फ्री टूर दिया था ईरान का, तो वो दोनों चीज़ें कंबाइंड हुई और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फारसी के लिए 2 शब्द कुछ भी बोलती है फारसी भाषा? मुवफ़्फ़क़ बाशीद। अंत में फारसी भाषा और अपने गुरुओं के सम्मान में आप क्या कहना चाहेंगी? इस भाषा में मैंने अभी तक जितनी भी तरक्की की है उसका श्रेय मैं मेरे 2-3 टीचर हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा श्रेय देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मेरे सुपरवाइज़र प्रोफेसर सैयद अख्तर हुसैन, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ तक पहुँचती नहीं। उसके बाद मेरी बहुत अच्छी, बहुत अजीज़ मेरी प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद मुर्शिदलू, जो मुझे ईरान से पढ़ाया करती थी, और ऑल इंडिया रेडियो में पर्शियन यूनिट के जो हेड हैं मोहम्मद वलीउल्लाह सर, उनसे मैंने जितना सीखा है शायद ही मैं अगर उनसे उतना ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं लेती तो मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती आज इस इंटरव्यू में। तो मैं अपने टीचरों के लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहती हूँ फ़ारसी में। हाफिज़ का एक शेर है जिसमें हाफिज़ कहते हैं, बेमै सज्जाद रंगीन कुन गरत पीरे मुगन गोयाद कि सालिक बी खबर ना बुवद ज़राह और रस्म मंजिल। इसका अर्थ ये है कि जो एक अनुभवी गुरु होता है, अगर वो आपको ये कहे कि आप अपने नमाज की जो चटाई है उसको शराब में रंग दो, तो रंग देना, पूछना मत, क्योंकि जो सच्चा साधक होता है वो रास्ते के जो नियम होते हैं, उसके जो मरहले होते हैं, उससे उसका अनुभव होता है, तो उस पर डाउट नहीं करना है कभी भी। आज जनपद जालौन का बच्चा डॉक्टर प्रतिमा शर्मा की इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर गर्व कर रहा है। प्रतिमा अब केवल एक परिवार की बेटी नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा पुंज बन गई हैं जो संसाधनों के अभाव के बावजूद अपनी काबिलियत से आसमान छूने का माद्दा रखते हैं। उनकी यह कहानी उरई की तंग गलियों से निकलकर दिल्ली के सत्ता और सुरक्षा गलियारों तक पहुंचने वाली उस जिजीविषा की कहानी है जो युगों युगों तक नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। डॉक्टर प्रतिमा शर्मा का यह चयन न केवल व्यक्तिगत विजय है, बल्कि ये बुंदेलखंड की उस मेधा का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान है जो अवसर मिलने पर दुनिया बदलने की ताकत रखती है। उरई आज अपनी इस लाडली पर गर्वित है।